हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के 3 कोर पेपर पढ़ने हैं। तो जो कोर पेपर पढ़ने हैं हमने ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है उस पे वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि 3 पेपर आप लोगों को जितने भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको कंपलसरी पढ़ने ही हैं। ठीक है, और बाकी के आपके जनरल इलेक्टिव पेपर रहेंगे और एक वैक का और सैक का पेपर रहेगा। वो अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो देख लेना, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको सारे पेपर्स की वीडियोस, आपको अलग अलग पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल है चैनल पे, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। सारी वीडियोस आपको हर पेपर की हर यूनिट पे आपको वीडियो वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल ऑनर्स वालों को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और उसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है, आप लोगों को एक पेपर पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, DSC 10। ठीक है, तो चलिए इसका पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को इसको पढ़ना है इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ऑब्वियसली हमें कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो हम उसको हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं कि भाई ये कैसे स्टार्ट हुआ, अभी का जो स्वरूप है, और स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें और एडमिनिस्ट्रेशन के अगर उसमें कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया काफी समय तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा। ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग यहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, तो उन्होंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज स्टार्ट की थी। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि पहली यूनिट में हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ, कहाँ से और कैसे इसका स्वरूप चेंज हुआ ओवर द टाइम, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने किस तरीके की सर्विसेज अपने यहाँ पर कैसे हम एडमिनिस्टर करते हैं अपनी कंट्री को, क्या क्या उसमें कौन कौन सी सिस्टम क्या है, क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में हमें जो इसका पार्ट है इसके में हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि कहाँ से स्टार्ट हुई सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसमें हमें हिस्टोरिकल लेगेसी पढ़नी है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये कैसे स्टार्ट की और उसमें क्या उन्होंने उस टाइम पे क्या स्वरूप था उसका। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या क्या उसमें पद हुआ करते थे, कैसे काम होता था, इसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर सेकंड इसमें स्ट्रक्चर ही, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ही पढ़ने हैं, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि कैसे हमें इंडिया को गवर्न करना है। इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी उसको हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं कि आपको इसी के हिसाब से जो है इस कंट्री को गवर्न करना है, मैनेज करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्या बोला गया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे सिविल सर्वेंट्स जो है अपॉइंट होंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी और उनका प्रमोशन कैसे होगा। ठीक है, तो दोनों ही पहले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे सिविल सर्विसेज का इवोल्यूशन होता है, ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टार्ट होती है, तो हिस्टोरिकल लेगेसी, क्योंकि उन्हीं की देन है सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये हम अपनी फर्स्ट यूनिट का पहले भाग में पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, जो कि सारी की सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करना, इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का क्या काम है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का क्या काम है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है, हमारे यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे, वो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 3 भागों में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तीनों ही ब्रांचेस का अलग अलग काम है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। ठीक है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हमें फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट में हमें इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड
इसी के ही सी भाग में हमें क्या पढ़ना है, मेजर इनिशिएटिव्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। समय समय पर इस एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे तरीके से काम करने के लिए इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिफॉर्म से रिलेटेड, उसके बारे में हमें थर्ड में पढ़ना है। ठीक है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी, इस वाली यूनिट की वीडियो ऑलरेडी जो है बनी हुई है, आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से आप देख सकते हो। ऑलरेडी जो है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे जो हमने गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो, और यहाँ पर जो है क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सबको चांस मिलना चाहिए, सबको एडमिनिस्ट्रेशन में भी और गवर्नेंस में भी सब शामिल हो, इसीलिए हमने पावर्स को डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे फिर हमने लोकल गवर्निंग सिस्टम को अपनाया हुआ है, जहाँ पे हमारी पंचायत सिस्टम और अर्बन जो हमारी म्यूनिसिपालिटीज हैं वहां पे हमने डिवीजन किया हुआ है कि उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है हिस्सा मिले, वो भी गवर्निंग सिस्टम में शामिल हों, इसीलिए हमने डिवाइड किया हुआ है। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जहां पे पावर्स को जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, हर किसी को इसमें सही तरीके से गवर्निंग सिस्टम में, गवर्नेंस में, जो लोकल पीपल हैं, जो गांव हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, वो भी इसमें शामिल हों, इसीलिए हम लोगों ने पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इसी में हमें पढ़ना है कि जो लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है वो क्या है, और अर्बन यानी कि रूरल मतलब कि पंचायत सिस्टम क्या है, और अर्बन यानी कि म्यूनिसिपालिटी सिस्टम क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर PRIs एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी इससे रिलेटेड जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इन सब के बारे में पढ़ना है, और कैसे पब्लिक पॉलिसीज उनके द्वारा बनाई जाती है, उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से मुद्दों पर वो कानून बना सकते हैं, या कौन कौन से कानून वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कौन कौन से टैक्स लगा सकते हैं, और उनके क्या क्या काम हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अर्बन और रूरल गवर्निंग सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट में हमें बजट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बजट जो है बहुत जरूरी होता है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो हमें पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ बजट क्या है, बजट। ठीक है, बजट साइकिल इन इंडिया कैसे बनता है, किस टाइम पे बनता है बजट, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ बजट पढ़ना है, अलग अलग तरीके के बजट बनाए जाते हैं, जैसे लाइन बजट हो गया, परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट हो गया, जीरो बेस्ड बजट हो गया, इसके बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में हमें बजट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बजट भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हिस्सा होता है। उस सारा का सारा सब कुछ चलाने के लिए, सारा कामकाज करने के लिए, कोई भी पॉलिसी लाने के लिए, पूरा सिस्टम को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें बजट की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हमें इसी के बजट के ही थर्ड पार्ट में पढ़ना है बजट मेकिंग प्रोसेस के बारे में, कि किस प्रकार बजट बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बजट है, पैसे से संबंधित है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको बनाती है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे बनाती है, क्या उसका रोल होता है, इसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप थर्ड यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा। फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हो ई गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें शामिल हो गई हैं। आज बहुत सारी सर्विसेज, आप गवर्नमेंट की सर्विसेज आप घर बैठे ले सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड बनवा सकते हो, पैन कार्ड बनवा सकते हो। ठीक है, एडमिशन आप देखो, आप ऑनलाइन ले लेते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, आप लोगों को बुक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं PDF फॉर्म में। साथ ही साथ आप लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए तो उसकी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। आपका एडमिट कार्ड आज के टाइम में देखो ऑनलाइन ही आ जाता है, आप लोग फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। तो कितनी सारी सर्विसेज हैं।
तो ई गवर्नेंस की जर्नी के बारे में हमें पढ़ना है कि कहाँ से स्टार्ट हुई, भारत में कब से ये डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कब से इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में हमें पढ़ना है, और इसमें हमें केस स्टडी पढ़ना है डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में, कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो ई गवर्नेंस से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है, ठीक है। और डिजिटल इंडिया मिशन आप लोगों के में हर चीज को डिजिटलाइज कर दिया गया। आज के टाइम में देखो देखो कि हम पेमेंट भी जो है ऑनलाइन कर देते हैं, कोई भी हम कुछ भी जो है शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, उसकी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे ये स्टार्टिंग होती है, कैसे सरकार ने इसमें अलग अलग मॉडल्स लेकर के आती है, और कौन कौन सी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है। जैसे कि सरकार जो है अपने जो सिटीजन्स हैं उनको सर्विस देती है, प्लस सरकार जो उनके एम्प्लॉयमेंट हैं उनको भी सर्विसेज देती है, उनका वो उसके साथ में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए कैसे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो इस यूनिट में हमें इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करना है। फिर हमें 5th यूनिट में हमें डिस्कस करना है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज में हमें राइट टू एजुकेशन पढ़ना है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन क्या है, क्या इसकी पॉलिसीज हैं, सरकार ने इसमें क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, क्या क्या जो इसके अंदर आते हैं राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हेल्थ के बारे में हमें पढ़ना है, नेशनल हेल्थ मिशन, इस मिशन का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, इसमें क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है हेल्थ से संबंधित, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर थर्ड है हमारा फूड राइट टू फूड सिक्योरिटी, ठीक है। फूड से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज हैं सरकार की, राइट टू फूड, जो आप लोगों को जो है बहुत सारी सरकार की जो स्कीम है राशन वाली, फ्री राशन जो मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या पॉलिसी है, मनरेगा के बारे में हम पढ़ेंगे कि 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण इलाकों में, ताकि लोगों को जो है अपना जीवन बेहतर तरीके से कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। तो ये क्या स्कीम है, क्या इसके प्रावधान हैं, कितना रोजगार मिलना है, कितना उसमें उनको पैसे मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, लेबर कितना मिलेगा उनको, ये सारी चीजों के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। फिर हमें 6th यूनिट में पढ़ना है इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो हमने अभी अभी तक जो जो चीजें हम पढ़ेंगे, इससे संबंधित कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या डिबेट्स हैं, कौन इसको सही बता रहा है, कौन इसको गलत बता रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में पढ़ेंगे एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन। करप्शन जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड हमारा है, सेकंड पार्ट है अकाउंटेबिलिटी, कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कितने अकाउंटेबल हैं, जवाबदेहिता उनकी बनती है या नहीं बनती है, या वो सरकारी अफसर हो गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, या उनपे भी कोई उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि कितने दिन में कोई काम करना है, कितने दिन में नहीं करना है। तो हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, इसी के तहत लोकपाल का एक कंसेप्ट है, फिर सिटीजन चार्टर होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आरटीआई कैसे क्या है, कैसे काम करता है, लोकपाल का क्या सिस्टम है, कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या जो नागरिक है उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और विस्तार से जानेंगे। फिर सिटीजन चार्टर क्या क्या होता है, इसके क्या प्रावधान है, इसमें क्या क्या बातें हैं, सिटीजन्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं इन सब के अंतर्गत, वो सारी चीजों के बारे में हम इस में डिस्कस करेंगे। फिर सी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होती है हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो हमारी क्या होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, वो हर 5 साल में बदल जाते हैं, सेम भी रह सकते हैं अगर सेम गवर्नमेंट आई तो, लेकिन मोस्टली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो बदलती रहती है। एक होती है हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे आ जाते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सारी चीजें इसमें हमारी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि चेंज नहीं होती है, इनका जो सर्विस काल है वो फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है, टेन्योर होता है इनका जो है, फिक्स्ड सर्विस होती है, एक समय के बाद ही वो पदानुक्त होते हैं,
ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो कौन बनाता है, फॉर्मेशन में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्ट लेती है, फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव के थ्रू इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे हम इसमें। फिर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की डिबेट है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, जर्नलिस्ट होने चाहिए, जर्नलिस्ट मतलब सारी ही फील्ड्स का उन्हें नॉलेज हो, या वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, एक पर्टिकुलर फील्ड पे उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है, जर्नलिस्ट वाले क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट वाले क्या बोलते हैं, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में उसको जो एडमिनिस्टर करेंगे उसको वो जर्नलिस्ट होने चाहिए या स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ठीक है, फिर इसी 6th यूनिट के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन। इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर पार्टिसिपेशन के बारे में हम बात करेंगे, कितनी विमेन्स इसमें हैं, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, और कहाँ तक वो डिसीजंस ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, उन सब के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी मुद्दे हैं जेंडर से रिलेटेड। ठीक है, उन सब के बारे में हम इस पार्ट में, इस यूनिट के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का सिलेबस समझ में आ गया होगा। कुछ यूनिट्स पे इसकी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो, जो नहीं बनी होंगी वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। चलिए, तो नेक्स्ट पेपर आप लोगों को पढ़ना है कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये आपको DSC 11 है, ये आप लोगों को, ये 3 पेपर आप लोगों के कंपलसरी पेपर हैं। तो चलिए, कंपैरेटिव कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हम सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, और नियो लिबरलिज्म क्या है। क्या है ये स्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक ढांचे क्या होते हैं कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद में, पूंजीवाद में और उपनिवेशवाद में, और नियो लिबरलिज्म नव उदारवाद में सामाजिक आर्थिक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या समानताएं हैं, क्योंकि हम कंपेरेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स, इन सब के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कोर्सेज ऑन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से संबंधित हम जो विचार हैं, क्या होता है नेशनलिज्म, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सिविक एंड एथनिक नेशनलिज्म्स, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। ठीक है, इस पे हमें कुछ विचारकों के विचार पढ़ने हैं। गांधी जी ने क्या बोला है नेशनलिज्म के बारे में, माओ ने क्या बोला है, फ्रांस फैनन ने क्या बोला है, अल्मीकर कैब्रल ने क्या बोला हुआ है नेशनलिज्म के बारे में, इनकी क्या विचार रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया, यानी कि ये जो विचार है कैसे उभर करके आया, कैसे विकसित हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कि हमें किस, जो गवर्निंग सिस्टम है हमारा, उसको कैसे हमें उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देने हैं और उसी के आधार पर हमें गवर्न करना है, यानी कि गवर्न, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री में भी ऐसा कब होता था क्या कि कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर बोला गया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमें सिस्टम को गवर्न करना है। तो जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट जो है मैकियावली के आइडियाज में देखते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है हम मैकियावली के आइडियाज में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर कॉलोनियलिज्म के बाद जो है अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है महत्ता दी है, और ये डिसाइड किया कि जो इंडिया का जो सिस्टम है, जो गवर्निंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने लिख दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी के आधार पर काम करेगी, अपने
हिसाब से काम नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारी प्रावधान जो भी हैं उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। फिर 4th यूनिट में हमें फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है। जैसा कि फेडरलिज्म क्या होता है, वही पावर्स को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो उसी के बारे में इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है कि फेडरलिज्म कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से ये आइडिया आता है। ठीक है। फिर फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो डिबेट्स हैं, डिबेट्स अराउंड टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर। टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब जैसे कि हमने बताया ना, हमने भी जैसे इंडिया को डिवाइड किया हुआ है सेंटर और स्टेट में, तो टेरिटोरियल डिविजन्स क्या हो गया, जो अलग अलग हमारी टेरिटरीज हैं, स्टेट्स जिसमें को हमने डिवाइड कर दिया है स्टेट्स में, यूटीज में। ठीक है। उनके बीच में कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग लिस्ट बना दी गई है, उसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है। फिर 5th यूनिट में हमें पढ़ना है स्टेट एंड रिजिम टाइप्स। स्टेट कितनी प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, पॉपुलिस्ट स्टेट होता है, सिक्योरिटी स्टेट होता है। ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैपिटलिस्ट स्टेट में क्या होता है, वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, सिक्योरिटी स्टेट में क्या होता है, पॉपुलिस्ट स्टेट में क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ने हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या मेरिट हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इन सब के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। फिर हमारी 6th यूनिट है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होते हैं कि जो भी हम गवर्नमेंट चुनते हैं उसको किस प्रकार से चुना जाएगा। डेफिनेशन एंड प्रोसीड्योर्स। टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स, कितनी टाइप्स के इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन। चुनने के अलग अलग प्रकार कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। फिर है हमारी 7th यूनिट जिसमें हमें पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टाइप्स ऑफ पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स। कितनी प्रकार की पार्टीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी क्या है, नेशनल पार्टीज हैं, फिर रीजनल पार्टीज हैं, फिर लोकल पार्टीज हैं। ठीक है। तो उन सब के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका 2nd पेपर। 3rd पेपर जो आप लोगों को कंपलसरी पढ़ना है वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये आपका DSC 12 पेपर है, ये आपका कंपलसरी पेपर है। सारे स्टूडेंट्स को, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों को ये पढ़ना है। तो इसका सिलेबस क्या है, तो इसमें हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। 2nd यूनिट में हमें चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, किस प्रकार से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसका नेचर चेंज हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके ए पार्ट में हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन टू डी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है और कैसे अब डी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, जियो स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर टेरिटोरियलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, डी टेरिटोरियलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। फिर कल्चरल फ्रेम्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। ये सारे टर्म्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी क्या क्या, इसमें क्या क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। 3rd यूनिट में हमें पढ़ना है कंटेम्परेरी ग्लोबल इश्यूज। कंटेम्परेरी ग्लोबल इश्यूज कौन से होते हैं, वो कोई एक कंट्री नहीं, वो सारी कंट्रीज उन इश्यूज को फेस कर रही होती है, उन चैलेंजेस को। ठीक है ना। जैसे कि इकोलॉजिकल इश्यूज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या डेवलप्ड कंट्रीज हो, USA UK, सबके लिए एनवायरनमेंट सेम रहता है, वो सारी एनवायरनमेंट इश्यूज को फेस करते हैं। तो इसमें हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज क्या है, फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से जो एनवायरमेंट को सही करने के लिए और अच्छा करने के लिए, या जो उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जैसे क्लाइमेट चेंज की, उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं कंट्रीज के बीच में, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन सी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। फिर है प्लोरीफिरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक होते हैं और पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में इन पर रोक लगाने के लिए, इन पे रोकथाम लगाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है।
अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट जो है उस कंट्री पे पड़ेगा, बल्कि पूरा का पूरा उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो पूरा ग्लोबल होंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ईच एंड एवरी कंट्री इज कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी कंट्री इन दिस ग्लोब, इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो कहीं पर भी एक कंट्री में कुछ होता है तो वो दूसरी कंट्री को इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करती है, उसका इम्पैक्ट जाता है उस पे। ठीक है, फिर हमें ग्लोबल टेररिज्म के बारे में पढ़ना है और उसके क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन भी जो है बहुत बड़ी समस्या है, लोग यहाँ से जाकर के वहां माइग्रेट करते रहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, सोशल रीजंस होते हैं, इकोनॉमिक रीजंस होते हैं। ठीक है, माइग्रेशन के पीछे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक धार्मिक कारण भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी, क्या कंसेप्ट है ये, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम 4th यूनिट में इसमें पढ़ने वाले हैं ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स के बारे में। कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी, वैश्विक स्तर के सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जिसमें कि एनवायरमेंट मूवमेंट शामिल है, जिसमें वुमेन मूवमेंट शामिल है, जिसमें पीस मूवमेंट शामिल है। ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसने पूरे ग्लोब को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो 4th यूनिट में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में जानेंगे। पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज में हुए औरतों ने जो, फीमेल ने जो मूवमेंट्स किए हैं, विमेन ने जो मूवमेंट किए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और पीस मूवमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए अलग अलग समय में पीस मूवमेंट हुए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आई होप आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस का जो भी तीनों पेपर के सिलेबस हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इन पेपर में क्या पढ़ना है। ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों को जानना। तो सबसे पहले अपना कोई भी पेपर पढ़ने से पहले, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर पढ़ रहे हो, चाहे पोल साइंस का पेपर पढ़ रहे हो, चाहे कि आप हिस्ट्री का पेपर पढ़ो, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, आप जो पेपर पढ़ रहे हो उसका सिलेबस समझना बहुत जरूरी होता है। सिलेबस एक बार समझ में आ जाता है तो उसके अंदर में जो आप पढ़ते हो तो वो समझना बहुत ईजी हो जाता है। सारे के सारे पेपर्स की वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुई हैं तो अपलोड हो जाएंगी, एग्जाम से पहले सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मर्जी है अगर आप लोगों को वीडियोस देखनी है तो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। जितने भी अगर रेलिवेंट कमेंट होते हैं तो मैं उनका आंसर करती हूँ। आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं उनको दूर करने की पूरा पूरा कोशिश करूंगी। तो हम जल्दी ही बाकी के जितने भी पेपर्स की अपनी वीडियोस हैं सब पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो सिलेबस तो हमने डिस्कस कर दिया, यूनिट्स पे हमें क्या पढ़ना है उस पे हम वो डिस्कस करेंगे।